चलो, हाँ तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे अपन इंडेक्स 4 का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स डिफाइन होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। क्यों 1 1 ऑन 2 है, किसी ने चेक किया क्या? चलो, क्यों 1 1 ऑन 2 है? क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी से लेके 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी। अरे यार ये क्वेश्चन कहीं देखा हुआ है, रुको एक सेकेंड। ये, हाँ, ये जेई 99 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद आ गया, याद आ गया। जेई 99 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्ट। चलो, तो इसको, अरे लेवल 2 लेवल 1 क्या होता है ये? कुछ नहीं होता लेवल 1 लेवल 2, वो तुम्हारे सोचने पर है। बस मैंने बोला कि जेई का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। पता नहीं, वो मॉड्यूल देखो तुम। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये 1 से इन्फिनिटी डिफाइंड है। तो ये दिख रहा है तुम्हें कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 1 ऑन टू चेक कर रहे हैं हम। तो 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले देख रहा हूँ कि ये 1 1 ऑन टू कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया, आई एम कैलकुलेटिंग दी इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो देखेंगे तो 2 की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू आई थिंक लॉग 2 आएगा। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यूजिंग दैट और फिर चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज x इंटू एक्स माइनस वन। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो दैट इज 2x माइनस वन, ठीक है। नाउ अब अगर ये 2x माइनस वन है, तो ध्यान दो कि ये डोमेन में, अपनी डोमेन में, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है 1 टू इन्फिनिटी। तो इन 1 टू इन्फिनिटी दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर x belonging to 1 to infinity, ठीक है। therefore fx is increasing, therefore fx is increasing function, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब दिस इज डेफिनेटली 1 1 फंक्शन, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हेंस 1 1, ठीक है। अब अगर ये 1 1 फंक्शन है, क्यों बोला हमने, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है कंप्लीटली इस डोमेन में 1 टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना डोमेन के हिसाब से मैंने इंक्रीजिंग बोला है, सारे एक्स के लिए इंक्रीजिंग नहीं होगा ये। अब अब मुझे पता चल गया कि इफ इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन तो इसकी रेंज कैसे निकालूंगा, रेंज क्या हो जाएगी फंक्शन की, सिंस इट इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी एफ ऑफ 1 से लेके एफ ऑफ इंफिनिटी तक। मतलब ये ऐसा लिखना नहीं चाहिए, बट ठीक है अभी समझाने के लिए लिख दिया फिर से। तो ये कितना होगा, एफ ऑफ वन देखो कितना आएगा, एफ ऑफ वन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, एक्स इक्वल टू वन सब्सटीट्यूट करोगे तो वन माइनस वन इज जीरो। सो दिस गिव्स मी दैट एफ ऑफ वन इज नथिंग बट वन, टू की पावर जीरो इज वन, एंड एफ इन्फिनिटी देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इट हैज टू बी इन्फिनिटी इटसेल्फ। तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, सो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस ऑन टू, राइट। अब ऑन टू हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आई रिप्लेस इन द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे। तो नाउ व्हाट वी हैव इज y इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन। तो इसमें x और y को इंटरचेंज करेंगे, तो कर दिया मैंने x और y को इंटरचेंज, तो दिस इज x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ y इंटू वाई माइनस वन। नाउ जैसे मैंने इंटरचेंज किया, अब मेरा काम क्या है कि इसमें इसमें मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो y को इन टर्म्स ऑफ x अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है तो क्या करें, log ले लेते, डायरेक्टली दिख रहा है कि log ले लेंगे यहाँ पे। सो टेकिंग log बेस टू ले लेते, टेकिंग log
बेस 2 बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? आई वुड गेट log of x to the base 2 is equal to, यहाँ पे आ जाएगा log of 2 to the power of y into y minus 1 to the base 2. ठीक है, ये आ गया. Now if this is there तो मुझे मिलेगा log of x to the base 2, this is equal to y into y minus 1 and log 2 to the base 2 कितना होगा? This has to be 1. ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया से क्वाड्रेटिक बन रही है. log x to the base 2 is equal to y square minus y, तो that is y square minus y minus log x to the base 2 is equal to 0. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना. तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं. सो क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ log x to the base 2. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 into a, that is 1. ठीक है, now so finally we get कि y is equal to 1 plus minus under root of 1 plus 4 log x to the base 2 divided by 2. तो ये मेरा एफ इनवर्स हुआ. अब दिख रहा है तुम्हें कि एफ इनवर्स की दो डेफिनेशन है. तो अगर दो डेफिनेशन है तो दोनों में से एक तो रिजेक्ट होगी, इनवर्स यूनिक होगा. इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक, तो किसको रिजेक्ट करेंगे? देख लो, ये जो फंक्शन होगा ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? इसकी जो कोडोमेन और इसकी जो डोमेन होगी बी से ए हो जाएगी. तो दिस इज अगेन सेम, कोडोमेन और डोमेन ऊपर वाले फंक्शन में सेम था, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइंड है ये. ठीक है, अब इसमें तुम देखो कि अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया तो मेरे को f इनवर्स कितना मिल रहा है? f इनवर्स x विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस log x 1 सब्सटीट्यूट किया तो log 1 इज 0, तो यह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2. तो अगर मैं माइनस के साथ लूंगा डेफिनेशन, ठीक है, मान लेते कि अगर मैं माइनस की बात करूं यहाँ पे, तो माइनस के साथ क्या आ रहा है? ये दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0. अब क्या 0 इसकी रेंज में है? मतलब है ही नहीं, कोडोमेन में दिख ही नहीं रहा है 0. हाँ, तो माइनस वाला रिजेक्ट. ठीक है, माइनस हैज टू बी रिजेक्टेड. देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 log x टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 आ रहा है नीचे. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर अभी? चलो आगे बढ़े. ये अपना आंसर आ गया. हाँ, चलो आगे बढ़ते. अभी अभी कोई बात नहीं करेगा, अभी कोई चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो पढ़ेंगे अपन. हाँ, चलो. सो नेक्स्ट जो फाइनल टॉपिक कुछ बचे हैं दैट आर रिलेटेड टू, एक तो है फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड. तो पहले फंक्शनल इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो फंक्शनल इक्वेशंस. ओके सर, यस सर, अभी कुछ मत लिखो, जो डाउट होगा तभी लिखना कुछ. हाँ भाई, म्यूट करना. कहाँ बाहर है तू, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, मुझे क्यों सुना रहा है आवाज? पता चल जाएगा कौन था. हाँ, देखो फंक्शनल इक्वेशंस में क्या है कि तुम्हें कुछ इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन कुछ इक्वेशन गिवन होगा और तुम्हें वहां से फंक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब रैंडमली अगर मैंने कुछ भी लिखा तो इस टाइप का फंक्शन लिखा कि f ऑफ x प्लस या f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ 1 बाय x या f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ 4 प्लस x. तो ये क्या है? ये एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है अपने को. ठीक है, तो इस फंक्शनल इक्वेशन से हमें क्या करना है? हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है कि यहाँ से ये पता लगाना पड़ेगा कि यार f(x) कितना होगा.
कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली उल्टा काम कर रहे हैं, हमें फंक्शनल इक्वेशन गिवन है और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन अपन हैंडल करेंगे, क्योंकि बाकी जो है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की हेल्प से होते हैं। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब वो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। अभी सिर्फ जितना हम कर सकते हैं उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइडिया सिर्फ इतना ही है कि मुझे फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगा एंड आई एम सपोज टू फाइंड द फंक्शन विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हाँ, ये 4+x लिखा हुआ है। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको उड़ा दिया मैंने। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा मैंने तुमसे, कि क्वेश्चन पूछा मैंने, अगर मैंने बोला कि f ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1 दे रखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देन फाइंड fx, देन फाइंड fx। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अभी आवाज अचानक से बंद हो रही है, सबके लिए हो रही है क्या? प्रॉब्लम मेरे तरफ से नहीं होनी चाहिए, जिनको प्रॉब्लम हो रही है चेक करो तुम अपना इंटरनेट कनेक्शन। सब ठीक है सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सब ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तुम सोचो कि अगर 70 में से तुम्हें अकेले को प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। हाँ, चलो, तो अभी यहां से अगर मेरे को फंक्शन निकालना है कि ये फंक्शन एफ एक्स कितना होगा जो इस फंक्शनल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो अब बहुत इजी है, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन पॉसिबल लिखा है मैंने। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अपने को x चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल चाहिए जिसके हेल्प से मैं बता दूंगा कि फंक्शन कौन सा होगा वो। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ये जो अंदर लिखा हुआ इसके, ये आर्ग्यूमेंट होता है फंक्शन का, तो इस आर्ग्यूमेंट को कुछ अपन ने t मान लिया या y मान लिया, तो मैंने बोल दिया लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। अच्छा, ये जो भी फंक्शनल इक्वेशन है इसमें क्या है कि इसमें अपन x कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन x कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अब अगर मैंने यहाँ पे x प्लस 1/x को t बोल दिया, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि x प्लस 1 विल बी इक्वल टू tx, और यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि t कितना आएगा। तो t को अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 1 अपॉन, सॉरी, x को कैलकुलेट करेंगे, t तो हमने सब्स्टिट्यूट किया। अगर मैंने यहाँ से x कैलकुलेट किया तो x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t माइनस 1। दिख रहा है सिंपल मैनिपुलेशन से कि x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t माइनस 1। तो अगर x 1 अपॉन t माइनस 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे चले गया इस इक्वेशन में। अब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ t दिस इज इक्वल टू, x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आ गया मेरे पास f ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ t इज इक्वल टू 2 माइनस टी अपॉन t माइनस 1। तो ये आ गया मेरा फंक्शन। ये फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस वाज वेरी इजी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट था यहाँ पे मेरे को कुछ f ऑफ y, f ऑफ t या f ऑफ x लिखा जाता है, तो वो चाहिए था, तो मैंने उसी को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया और कैलकुलेशन करके f ऑफ t फाइंड आउट कर लिया। अब इस f ऑफ t को तुम f ऑफ y भी लिख सकते हो, वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है, अपॉन y माइनस 1। इसी की जगह अगर मैंने अभी फिर से x लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरिएबल इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं वेरिएबल t लिखूं, y लिखूं, x लिखूं, दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग। तो ये आ गया मेरा फंक्शन जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, ओके, चलो, तो दिस वाज द वेरी इजीएस्ट पॉसिबल एग्जांपल। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, पहले मैं वो टाइप के एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, बाद में कुछ एग्जांपल दो वेरिएबल वाले भी करेंगे। सर हमने टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया क्या? हाँ, यहाँ पे
नहीं, t को तो ये देख, यहाँ पे x प्लस वन बाय एक्स को मैंने t रखा था, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे पास ये फंक्शन निकल के आया f ऑफ t। अब इस f ऑफ t में ये फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ ना, f ऑफ आर्ग्यूमेंट वेरिएबल इक्वल टू समथिंग, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन आ गया। अब इस हाँ t हाँ की जगह समझा तो समझा y रख दोनों या ही। x रख, दैट डज नॉट मैटर। अब अगर मैंने सेकंड में इस टाइप का क्वेश्चन लिया, फॉर x बिलोंगिंग टू r the function fx satisfies 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 2 times of fx 2 times of fx plus f of 1 minus x is equal to x। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, देन फाइंड fx। चलो, तो इसमें अभी देखो कि अगेन मैं क्वेश्चन उस टाइप का ले रहा हूं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। फंक्शनल इक्वेशन में दो वेरिएबल भी आ सकते हैं, एक्स और वाई, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फंक्शनल इक्वेशन से मुझे ये पता लगाना है कि ये फंक्शन एफ एक्स क्या होगा। तो अगर हम इस फंक्शनल इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। एंड इस फंक्शनल इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं कि x की जगह कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत इजीली, अगर हमने थोड़ा सा सोचा तो क्या कर सकते हैं, हम इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं, मतलब दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये f ऑफ वन माइनस एक्स ये एक्स्ट्रा का टर्म है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, तो एफ एक्स से मतलब है, मुझे एफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या सोचा मैंने, एलिमिनेट करने के लिए ये सोचा कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह इस इक्वेशन में अगर मैं x को वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, तो मुझे इक्वेशन मिलेगी टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स की जगह क्या रखा, वन माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो दिस इज टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो अभी दिख रहा है तुम्हें कि ये इक्वेशन वन जो थी वो गिवन थी क्वेश्चन में, और मैंने एक इक्वेशन टू बना ली है बाय रिप्लेसिंग x विथ वन माइनस एक्स। तो ऐसा करने से ये जो इक्वेशन मिली है, अब वन और टू को सॉल्व करके तुम f ऑफ वन माइनस एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो। दिख रहा है तुम्हें कैसे एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट करने के लिए तुम क्या करोगे कि इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैंने इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वेशन नंबर टू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो एफ ऑफ वन माइनस एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। यस, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वेशन टू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो वंस आई डू दिस तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फोर टाइम्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि इक्वेशन वन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय टू, प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, माइनस यहाँ पे तो एज इट इज आएगा टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स। तो यहां से इसको सॉल्व करने से क्या मिल रहा है, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, सो दिस गिव्स मी फोर एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो दैट इज नथिंग बट थ्री टाइम्स ऑफ एफ एक्स। दिस इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स, थ्री एक्स हो जाएगा, सो दिस इज थ्री एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू x माइनस वन बाई थ्री। तो x माइनस वन बाई थ्री वो फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये मेरा आंसर हो गया। हाँ, x माइनस वन बाई थ्री। तो x माइनस वन बाई थ्री इज दैट फंक्शन विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल इक्वेशन, सो दैट इज माई आंसर, है ना। तो दिस वॉज वेरी इजी अगेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे देख के एनालाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे x की, यहाँ तो एफ एक्स लिखा हुआ था, एफ ऑफ वन माइनस एक्स को एलिमिनेट कर ले तो अपना काम हो जाए। तो उसके लिए हमने इस रिप्लेसमेंट का सोचा, x को वन माइनस एक्स से रिप्लेस किया। हाँ ठीक है, चलो अब अगर मैंने तुमसे और क्वेश्चन पूछा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया कि क्या ले ले,
चलो fx प्लस 3 times of f of 1 by x is equal to 2x for all x belonging to r, इसमें से जीरो को हटाना पड़ेगा, जीरो को हटाना पड़ेगा, फाइंड एफ एक्स। ठीक है, फाइंड एफ एक्स। तो अगेन आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि एफ एक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हाँ, एफ एक्स में मुझे, मेरा पर्पस वही है कि मुझे उस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एफ एक्स कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैंने ये एग्जाम्पल को भी देखा तो खुद ही सोच सकते हो कि मुझे एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैंने जो ऊपर मैनिपुलेशन किया उसी तरह का मैनिपुलेशन यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हमने देखा तो ये इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे को, एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2x। तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब मैं क्या करता हूँ कि एफ ऑफ 1 बाय एक्स, इसका तो कुछ काम नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए मैंने सोचा कि x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा करने से इक्वेशन क्या बनेगी, एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय एक्स। जितने भी x दिख रहे होंगे सब 1 बाय एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन में से इसको एलिमिनेट कर लेते हैं एफ ऑफ 1 बाय एक्स को। तो इसको जैसे एलिमिनेट किया, आंसर निकालते अपन। आंसर मतलब आई डोंट नो, मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिखा है तो निकाल लेते हैं अभी आंसर। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में से 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 में एफ एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 बाय एक्स, राइट। तो कितना आ रहा है ये, माइनस 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 बाय एक्स। माइनस 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 2 बाय एक्स। ये आया मेरा, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? तुम्हारा आंसर कुछ अलग आ रहा है, मेरा कुछ अलग आ रहा है, देख लो। हाँ मतलब तू एलिमिनेट तब सोच पाएगा जब तुझे दिख रहा है यहाँ पे कि x और 1 बाई एक्स, तो आसानी से ये रिप्लेसमेंट मैं सोच पा रहा हूँ। हर जगह ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन में कुछ और तरह से भी हो सकता है। 6 बाई एक्स होगा क्या? अच्छा हाँ, यहाँ 6 बाई एक्स होगा, सॉरी, दिस हैज टू बी 6 बाई एक्स। तो ये 6 और यहाँ पे कितना आएगा, 3 बाय 4x, 3 बाय 4x, ठीक है। चलो हाँ, जिसको एलिमिनेट करना है उसके हिसाब से सोचो तुम कि मुझे एफ ऑफ 1 बाई एक्स की जरूरत नहीं थी, तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स को एलिमिनेट करने के लिए मैंने और एक इसी तरह की फंक्शनल इक्वेशन बना ली, जो कि इसका यूज करके, मतलब इस रिप्लेसमेंट का यूज करके मैं क्रिएट कर सकता था। ये सोचा मैंने, ठीक है। चलो अब अगर मैंने थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लिया, चलो अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं, रुको। क्वेश्चन लेते, द फंक्शन f r to r defined satisfies the condition, satisfies the condition, the condition m times of f of x minus 1 plus n times of f of minus x is equal to 2 times of mod x plus 1 if f of minus 2 is equal to 5 and f of 1 is equal to 1, then
देन m प्लस n इक्वल्स, ठीक है, m प्लस n इक्वल्स। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया मैंने, सोचना वही है अपने को। तो अभी इस क्वेश्चन में मैं कहाँ से सोचना शुरू करूंगा कि ये वैल्यूज गिवन है मेरे को किसी पर्टिकुलर x पे, और मुझे m प्लस n फाइंड आउट करना है। तो सोचो कि यहाँ पे ये f ऑफ -2 और f ऑफ 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हम -2 और 1 कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सोच लो, और m प्लस n निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो 2 मिनट का टाइम ले लो, तुम ही करो। हाँ, सिंपल सी बात है कि f ऑफ -2 और f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है, तो आई थिंक यहाँ पे अगर मैंने सबसे पहले ये सोचा कि x इक्वल टू क्या डाले, -2 क्रिएट करने के लिए -1 पुट कर दिया। तो अगर x इक्वल टू -1 पुट किया तो क्या आएगा यहाँ पे, m टाइम्स ऑफ f ऑफ -2 प्लस n टाइम्स ऑफ f ऑफ 1, राइट। -2 अब भी आ गया, 1 भी आ गया। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ -1, तो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा। दिस इज 3। फिर अभी भी m प्लस n की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम देख लो यहाँ पे 5 लिखोगे, 5m प्लस n आ गया ये। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया, इसमें x इक्वल टू और कुछ डालने की कोशिश की, तो आई थिंक 2 पे। 2 कर देते। हाँ, आई थिंक x इक्वल टू 2 पे आ हाँ जाएगा। 2 पे आ जाएगा। 2 पे कर देंगे तो क्या आएगा कि m टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 इज 1, तो दिस इज f ऑफ 1 प्लस ये कितना आएगा n टाइम्स ऑफ f ऑफ -2, तो दिख रहा है तुम्हें f ऑफ -2 भी क्रिएट हुआ, इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। अब कुछ भी मत करो, दोनों इक्वेशन को सिंपल सा ऐड कर दो, ऐड करने से अपने आप काम हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस 2, दिस इज, यहां से देखो कि m यहां से कॉमन आ जाएगा, मतलब यहां से f ऑफ -2 कॉमन और यहां से f ऑफ 1 कॉमन, तो दिस कैन बी रिटर्न एज m प्लस n टाइम्स ऑफ f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8, और यहां से m प्लस n क्रिएट हो गया, m प्लस n, और इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कितनी दे रखी है, एक 5 और एक 1, तो दिस इज 6 एंड 8, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो आई थिंक आइडिया आ रहा है तुम्हें कि कैसे सोचना है, मतलब m प्लस n की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो मैंने इस तरह से सोचा। वो प्रैक्टिस के साथ होगा, टेंशन मत लो, ऐसे एकदम से कुछ वो जादू तो नहीं होने वाला। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, फिर 2 वेरिएबल वाले पे आएंगे। इसमें कुछ एज सच कुछ ये नहीं है पढ़ाने लायक, और मैं क्वेश्चन लेता हूँ और एक मैंने लिखा, फाइंड fx for all x belonging to -1 to 1 if f of sin theta plus 2 times of f of cos theta, ठीक है, इज इक्वल टू tan square theta plus 7 for all theta हाँ सही बोला लक्ष्य, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, फॉर ऑल थीटा, हाँ लेकिन ये थीटा टैन थीटा लिखा है ना, तो वेरेवर डिफाइंड ऐसा लिख लिया मैंने, वेरेवर डिफाइंड, क्योंकि ये π/2 पे दिक्कत करेगा, तो वेरेवर डिफाइंड कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, चलो तो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। देखो अब इसमें कैसे सोचेंगे, देखो अब यहाँ पे थीटा क्या है उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे तो फंक्शन निकालना है, फंक्शन एफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब मैं फंक्शन एफ एक्स को कैसे फाइंड आउट करूंगा वो सोचना है, तो फिर से यहाँ पे f ऑफ साइन थीटा लिखा है और f ऑफ कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है, या तो मैं f ऑफ साइन थीटा निकाल लूं या f ऑफ कॉस थीटा निकाल लूं, ठीक है, दोनों में से एक निकालने का सोचना है।
हाँ, पाई बाय 2 या पाई बाय 2 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो बहुत इजीली सोच लिया हमने, क्योंकि साइन और साइन कॉस में या कॉस साइन में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब पाई बाय 2 माइनस थीटा रखा जाए। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, थीटा को चेंज कर दिया पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा इज बीइंग रिप्लेस्ड विथ पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो जैसे ये किया तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, एफ ऑफ कॉस थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 7। अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 बोलो और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन 1 और 2 मैंने बोला, तो इसमें से क्या करते हैं, या तो एफ ऑफ कॉस थीटा को उड़ा देते हैं या तो एफ ऑफ साइन थीटा को उड़ा देते हैं, किसी को भी उड़ा दो, एक का तो काम ही खत्म करना है। तो मैंने मान लो चलो कॉस थीटा को उड़ा दिया, तो कॉस थीटा को उड़ाने के लिए मेरे को चाहिए इक्वेशन 1 में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस थीटा 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा, बना दिया अपन ने। तो इक्वेशन 1 एफ ऑफ साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा। ठीक है, एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 14। ठीक है, अब यहां से दिख रहा है तुम्हें कि साफ साफ ये तो उड़ गया, तो मेरे पास क्या बना, -3 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, अच्छा मैंने राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन ही नहीं लिखी क्या, अरे गड़बड़ कर दी राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 14। अब सही है, हाँ लिखा लिखा tan, मैं खुद खा गया था, भूल गया था मैं, अब आ गया तेरा tan। तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 7। ठीक है, -7 आ गया। अब यहां से देखो, जो आर्ग्यूमेंट यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा, वही राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए, है ना, तभी अपन फंक्शन को सोच पाएंगे कि फंक्शन क्या बनेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इसको एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इस 3 को तो उधर लेके गए अपन, तो इसको लिख लिया 1/3 और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 7। ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया उसको राइट हैंड साइड में। हाँ, तो अब tan और कॉट और tan को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लो, ताकि ये जो आर्ग्यूमेंट है उसी की टर्म्स में राइट हैंड साइड दिखना चाहिए मेरे को। तो मैंने लिखा एफ ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7। अब तुम कॉस को साइन के टर्म्स में लिख सकते हो, तो आई थिंक अभी अगर मैंने डायरेक्टली साइन थीटा को, हाँ अभी अगर मैंने साइन थीटा को डायरेक्टली एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा को सीधा एक्स रिप्लेस कर देते। तो ऐसा करने से अपने को मिलेगा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो तो कोई नहीं, मैं तो समझाने के लिए लिखा क्वेश्चन, तो जो भी आगे सिंप्लीफाई हो क्या आएगा। क्लियर है, तो ये फंक्शन एफ एक्स है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना टाइप 1 था। नाउ विल अंडरस्टैंड कि फंक्शनल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो नेक्स्ट मैंने लिखा, हाँ, फंक्शनल equations with 2 variables।
डोमेन में 1 नहीं आएगा, हाँ वो लिखा था ना क्वेश्चन में, ये -1 to 1 डिफाइंड है ना, दिख रहा है ना। इसको ओपन कर दे, वो क्या है, चल इसको ओपन कर दिया, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है कि हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे अभी दो वेरिएबल दे रखे होंगे, ठीक है, मतलब x और y। तो मान लो कि जैसे इस तरह की कुछ फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिया जाए, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ फंक्शनल इक्वेशन विच इज बीइंग सेटिस्फाइड, मतलब दो वेरिएबल के साथ दिख रहा है। तो यहां से भी मेरा काम क्या है, मेरे को एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर मेरे को यहाँ से एफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो इसको देख के एक्चुअली तुम देखो कि मतलब तुम्हें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने अगर बोला कि तुम ये देखो कि क्या ए की पावर एक्स टाइप फंक्शन, अगर मैंने बोला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो इसको सेटिस्फाई करेगा कैसे। मान लो कि हमें पता है कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई सोचा हमने, तो अगर मैंने बोला कि ये फंक्शन है तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ए की पावर x प्लस वाई। तो LHS में कितना आ जाएगा, a की पावर x प्लस वाई, और RHS में कितना आएगा, a की पावर x इंटू ए की पावर y। तो यार ये तो सेम आ गया, a की पावर x प्लस वाई। तो ये जो मैंने सोचा यहाँ पे कि हाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस फंक्शनल इक्वेशन को, बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिख गया तुम्हें LHS इक्वल टू RHS। तो अब ये कैसे देखा हमने, तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। अब ये आर्ग्यू कर सकते हैं अपन कि इसके अलावा कोई और फंक्शन हो सकता है क्या, हो सकता है, मतलब उसको मैथमेटिकली अभी यहाँ पे प्रूफ करना तो पॉसिबल नहीं है। जो फंक्शन मेरे दिमाग में है मैंने वहां से ये बोल दिया कि ए की पावर एक्स इज वन ऑफ दोस फंक्शन जो यहाँ पे इजीली सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें दो वेरिएबल में फंक्शनल इक्वेशन मिलेगी और तुम्हें यहाँ से फंक्शन सोचना पड़ेगा, या मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया, फिर से उसी तरह से एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, लेट एफ एक्स satisfy the functional equation f of x plus y equal to fx प्लस एफ एक्स प्लस, ऐसा कर लेते हैं इसको, y टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई फॉर ऑल x and y belonging to R, and the value of f0 is equal to 0, then find fx, अब की बार क्या है कि जो फंक्शनल इक्वेशन है दैट इज इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स x और y, और मुझे काम सेम ही करना है, मेरे को अभी भी वही काम करना है, मुझे फंक्शन fx फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन आई फाइंड दिस फंक्शन fx। तो एक काम तो सीधा सा थॉट क्या क्रिएट होता है कि यार अपने को तो fx फाइंड आउट करना है, तो y की क्या जरूरत है, तो मैंने बोला चलो y को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 पुट कर दिया, या x को 0 पुट कर देते हैं। y को 0 पुट करने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, तो x को 0 पुट कर दिया। तो अगर x को 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, fx इज इक्वल टू, सॉरी x को 0 पुट किया ना तो y आएगा, fy इक्वल टू, यहाँ पे आएगा f0 प्लस y इंटू 0 प्लस वाई, ये मिला। और यहां से बहुत इजीली फंक्शन दिख गया कि f ऑफ y कितना आ रहा है, f0 प्लस वाई स्क्वायर। तो और f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, उसने खुद बोल रखा है कि f0 इज 0। अगर नहीं देता तो कुछ f0 की वैल्यू तो वही रहती ना, उससे f0 तो कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, जो भी होगा। इस केस में क्वेश्चन में गिवन है कि f0 की वैल्यू 0 है, तो मैंने 0 पुट कर दिया, तो आई एम गेटिंग द फंक्शन f ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब f ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखो या f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड फंक्शन जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस फंक्शनल इक्वेशन को
मैनिपुलेट करके ये फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ, अब चलो और कुछ क्वेश्चन लिया हमने। अगर मैंने और क्वेश्चन लिखा मान लो इस तरह का, लेट एफ एक्स सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स वाई, नहीं ये नहीं, लेट एफ एक्स इज रियल valued function which satisfy f of x plus y plus f of x minus y equal to 2 times of fx for all x y belonging to R. Then prove that fx is even. Prove that fx is even function. क्या प्रूफ करना है कि fx एक इवन फंक्शन है। तो अगर fx एक इवन फंक्शन है ये प्रूफ करना है, तो व्हाट डू आई गेट, मतलब इवन फंक्शन प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ? इवन फंक्शन प्रूफ करने का मतलब कि आई एम सपोज टू गेट समथिंग लाइक एफ एक्स इक्वल टू या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स टाइप, राइट। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स टाइप अगर मुझे कुछ चाहिए तो आई नीड टू प्रूव दैट इवन फंक्शन है। तो इवन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ये टाइप की इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो और फंक्शनल इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स एफ वाई, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया कि ये देखो x प्लस वाई, चलो मैंने फिर से लिखी फंक्शनल इक्वेशन। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इस टाइप का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने क्या सोचा कि ये इक्वेशन तो एज इट इज लिखी मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहाँ पे कि x को y के साथ रिप्लेस कर दिया, x और y को इंटरचेंज कर दिया, बेसिकली x एंड y हैज बीन इंटरचेंज्ड। तो अगर मैं x और y को इंटरचेंज करूं तो क्या मिलेगा यहाँ पे? f ऑफ y प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू एफ एक्स, ये मिलेगा। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 2, ठीक है। ये सोचा कैसे मैंने कि ये मैं प्रैक्टिस से क्रिएट कर सकता हूँ कि ये मैं कैसे सोच लूँ, ठीक है, वो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। अगर मैंने x और y को यहाँ पे इंटरचेंज किया है तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या है? ये राइट हैंड साइड वाला पूरा का पूरा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। तो जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो देखो क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस ये एफ ऑफ वाई प्लस एक्स, एल एच एस लिख रहा हूं मैं, माइनस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में तो 0 आएगा। तो अब ये क्या बचा यहाँ पे? कुछ यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, ये और ये सेम है, कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो दिस गिव्स मी दैट एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स। अब तुम्हें दिख रहा है कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत इजीली दिख गया मुझे अभी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, चलो माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं यहीं से। तो आई कैन राइट दिस एज माइनस टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स। तो ये यहां से बोल सकता हूँ ना कि इवन फंक्शन है, क्योंकि y माइनस एक्स को t बोल दो कुछ या y बोल दो। तो अगर y माइनस एक्स को अपन ने t बोल दिया तो यहां से क्या पता चल रहा है? दैट f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी। हेंस f इज
एन इवन फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल। इसको ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है ना, इसको ऑब्जेक्टिव बहुत जीरो मतलब बहुत इजीली बना सकते हो। हाँ, y इक्वल टू जीरो डालोगे तो क्या मिल रहा है, चेक करो y इक्वल टू जीरो डालने पे क्या मिल रहा है। y इक्वल टू जीरो डालने पे तुम्हें यहाँ पे f0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू जीरो डाला तो राइट हैंड साइड में f0 मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑफ fx मिलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ fx, फिर तुम क्या करोगे यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fx इंटू f0। आगे f0 कहां से लाओगे, इन द फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन्ड। हाँ, इन द फाइनल इक्वेशन क्या बोल रहे तू कि जीरो पुट कर दे, y इक्वल टू जीरो। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ, हार्ड एंड फास्ट मेथड मतलब, हाँ समझा मैं, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट करा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, वो वहां से भी यही आ जाएगा। हार्ड एंड फास्ट मेथड ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ होगा कि तुम्हें फंक्शनल, देखो फंक्शनल इक्वेशन तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना, क्वेश्चन बनाने बैठे तो क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बना सकता है फंक्शनल इक्वेशन। अब क्या है कि कुछ फंक्शनल रूल तुम याद रख सकते हो कि इस टाइप का फंक्शनल रूल होगा तो ये इस टाइप के फंक्शन से सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे मैं अभी कुछ फंक्शनल रूल लिखूंगा जो तुम याद रख सकते हो। ठीक है, एज फार एज जी एग्जाम इज कंसर्न, या अपन जो भी एग्जाम्स देंगे आगे जाके, उन एग्जाम्स में जो मोस्ट अकरिंग फंक्शनल रूल होते हैं उनको सेटिस्फाई करने वाले जो फंक्शंस होते हैं, दोज यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब उनको तुम याद रख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है, ये बुक में भी लिखा होगा। तो जैसे फर्स्ट क्या है, इस टाइप का इक्वेशन होगा तो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होता है दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे ए इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर कुछ इस टाइप का फंक्शनल रूल हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन होता है, ये शायद अपन ने अभी ऊपर मैंने एग्जांपल में भी लिखा था, दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर ऑफ सम के एक्स। यहाँ पे ए और के दोनों कांस्टेंट है, या तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी ऐसा फंक्शन होता है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे ना, एक्स और वाई को दोनों को जीरो पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो का स्क्वायर। तो वहां से पता चल जाएगा, मतलब y को जीरो और x को एज इट इज रहने दिया मैंने तो। ठीक है, फिर थर्ड टाइप का क्या होता है कि अगर कुछ इस टाइप का फंक्शनल इक्वेशन हो, f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शनल इक्वेशन होता है दैट इज एफ एक्स, मतलब फंक्शन जो सेटिस्फाई करेगा इसको, आई थिंक x टू द पावर ऑफ n, हाँ x टू द पावर ऑफ n, जहाँ पे मतलब ये n इज बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, तो नॉट नेसेसरी पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और अगेन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये कॉमनली अकरिंग फंक्शनल इक्वेशंस है जो तुम याद रख सकते हो, और एक दो है शायद, हाँ लिख लेते एक दो और। फोर्थ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो यहां से मुझे मिलेगा जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा दैट इज सम a टाइम्स ऑफ ln x या k टाइम्स ऑफ ln x, जो बोलना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट जो पहले भी आ चुका है जेई में, वो इस टाइप का इक्वेशन है, फंक्शनल रूल मतलब एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये पूछा जा चुका है, दैट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो इसको जो सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस वन। ठीक है, दिस मच इज सफिशिएंट जो हम
ध्यान रख सकते हैं। कुछ कुछ बहुत इजी है, मतलब जैसे अगर तुम फर्स्ट 2 3 देखोगे तो दोज आर वेरी इजी, कि तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन में तुम इनका यूज करके तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में तो क्या है कि तुम कैसे सोच सकते हो कि सिंपल सा फंक्शनल रूल लिखा हुआ है, तो तुम्हें अगर फंक्शन बैक ऑफ द माइंड पता है तो तुम सीधा ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऑप्शन इस टाइप के फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, तो वो आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरह से भी तुम सोच के यू कैन आइडेंटिफाई द आंसर्स, ठीक है। हाँ, चलो अब ये पोर्शन खत्म यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन का। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मिसलेनियस चीजें बची है, उन मिसलेनियस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फंक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 2 3 डेफिनेशंस है और फिर मैं कुछ ग्राफ्स कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या बचा था। आई थिंक आइडेंटिकल फंक्शंस का डिस्कशन नहीं हुआ था, तो एक है आइडेंटिकल फंक्शंस। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए ये कि कौन से फंक्शंस आइडेंटिकल होते हैं, तो अब आइडेंटिकल फंक्शन जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे या वेनसडे। अभी ये मिसलेनियस टॉपिक्स खत्म करें तो टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। आइडेंटिकल फंक्शंस किसको बोलते हैं, तो आइडेंटिकल फंक्शंस मैं किसको बोलूंगा कि ऐसे फंक्शंस, दो फंक्शंस को आइडेंटिकल बोलने का मतलब ये हुआ कि उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए और सेम एक्स पे सेम वाई प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, दैट टू और मोर, अभी जाना मत कोई क्लास से, ठीक है ना, आगे मैं ग्राफ्स बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट। Two or more functions are said to be identical हाँ बताऊंगा रुको, are said to be identical if, चलो दो फंक्शन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे ताकि अपने को रिलेट करने में ज़्यादा बेटर होगा। टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, ब्रैकेट में लिखा मैंने, टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेट टू बी आइडेंटिकल इफ, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि द डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। आइडेंटिकल नाम से पता चलता है कि एक जैसे दिखने वाले, तो अभी क्वेश्चन में कभी अपने को आइडेंटिकल पूछा तो अगर फंक्शन एक जैसे दिख ही नहीं रहे तो छोड़ दो उसको, वहीं पे नॉन आइडेंटिकल बोल दो। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन क्या है कि सेम एक्स पे सेम वाई प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। एंड फॉर, ऐसा लिख लिया मैंने, फॉर ईच एक्स इन डोमेन, फॉर ईच एक्स इन डोमेन दे प्रोड्यूस्ड सेम वाई, दे प्रोड्यूस सेम वाई, ठीक है। चलो सिंपल सा एग्जांपल लिया अपन ने। अब देखो एग्जांपल, मैंने तुमसे पूछा क्या एफ एक्स इक्वल टू, क्या ले ले, एफ एक्स इक्वल टू 1 एंड जी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है। तो कैसे सोचा जाए, बहुत इजी एग्जांपल लिखा है मैंने, आइडेंटिकल है कि नहीं है, तीन चीजों पे बात करनी है अपने को। दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, तो हाँ दोनों का डोमेन सेम है। दोनों का डोमेन क्यों सेम है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 1 का डोमेन कितना हो जाएगा, आर। तो सबसे पहले डोमेन की बात करी तो डोमेन इज आर, यहाँ पे भी डोमेन आर है विदाउट एनी प्रॉब्लम, डोमेन इज आर ओवर ईयर। फिर उसके बाद रेंज की बात कर लो, रेंज, रेंज चेक करी तो रेंज में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है, तुम चाहे कुछ x डालो 1 ही मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या सेम x पे सेम y प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तुम x कुछ भी डालोगे
तो दीज विल प्रोड्यूस सेम वाई, मतलब सेम वाई मतलब वन ही आएगा हमेशा, तुम कुछ भी डालोगे, ठीक है। सो देयरफॉर आइडेंटिकल, ठीक है। अब अगर मैंने दूसरा एग्जांपल पूछा तुमसे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन पूछना तो मतलब एकदम मैंने कुछ भी पूछ लिया तो कोई मतलब नहीं है। तो ये, हाँ, ये कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इस पे क्या डिस्कशन करना है, दोनों की शक्ल ही अलग अलग है भाई, डोमेन और रेंज तो सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन दिख रहे तो आइडेंटिकल होने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। और अगर हम मैथमेटिकली समझने जाए तो इसकी डोमेन आर है, इसकी भी डोमेन आर है, इसका रेंज है -1 से 1 और इसका भी रेंज है -1 से 1, लेकिन सेम एक्स पे सेम वाई नहीं देते, कुछ एक्स पे सेम वाई देंगे, जैसे एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 लोगे तो दोनों 1/√2 छोड़ेंगे, लेकिन एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे थोड़ी ना सेम देंगे वो। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि ये आइडेंटिकल फंक्शन है तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज फॉर सेम एक्स दीज आर नॉट गिविंग सेम वाई, जो यहाँ पे थर्ड कंडीशन लिखी थी दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो फॉर सेम एक्स दीज आर नॉट प्रोड्यूसिंग सेम वाई, देयरफॉर नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। चलो, अब अगर मैंने तुमसे पूछा कुछ क्या लिखे, हाँ लिखा मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड, अब सोच के बताना, जी एक्स इक्वल टू √x², √x², ये सोचो। इफेक्टिवली वी कैन से एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, हाँ बोल सकता है, बट डोमेन और रेंज पे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इन दैट केस जब तू बोल रहा है वो प्रांजल, तो तेरे को डोमेन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स तो वो बात हो गई कि सारे मतलब सेम एक्स पे सेम वाई दे रहे, लेकिन क्या डोमेन और रेंज बराबर है, तो डोमेन और रेंज पे भी ध्यान होगा, होना चाहिए। हाँ, तो ये क्या नॉन आइडेंटिकल, क्या आइडेंटिकल? हाँ भाई सोचो तुम। हाँ, डोमेन क्या है दोनों का? डोमेन तो सेम है दोनों का, डोमेन में दिक्कत नहीं है, डोमेन इज आर। रेंज में दिक्कत है, रेंज, रेंज में प्रॉब्लम है ना, ठीक है। रेंज में देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है रेंज में? देखो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर, इसका भी डोमेन आर है, अरे तुम एक्स माइनस भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्वायर और पॉजिटिव बना देगा। लेकिन रेंज देखोगे तो रेंज में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड का जो रेंज है ना, तो इसका अगर रेंज देखा, सबसे पहले डोमेन और रेंज देख लेना चाहिए, डोमेन और रेंज अपने को आइडेंटिफाई करना इजी है। तो इसका रेंज तो आर है, लेकिन इसका रेंज है 0 से इंफिनिटी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे मॉड एक्स लिखा हुआ है, √x² का मतलब मॉड एक्स होता है, बहुत इजी। तो मॉड एक्स है तो मॉड एक्स का रेंज हमेशा क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। तो रेंज इज डिफरेंट, रेंज डिफरेंट होने के कारण ये डिफरेंट दिख रहा है तुम्हें, दिस इज डिफरेंट, तो दीज आर अगेन नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। चलो अभी मैं बुक से कुछ देख लूं क्या। सर एकदम ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा, मुझे कुछ चेक करना है। कर दिया। आइडेंटिकल फंक्शंस के। हाँ, ठीक है, हो गया, करेक्ट। हाँ, सेम एक्स पे सेम वाई नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव पे प्रॉब्लम आ जाएगा ना, नेगेटिव में प्रॉब्लम आ जाएगा, नेगेटिव पे राइट हैंड साइड वाला जी एक्स पॉजिटिव वैल्यू छोड़ेगा और ये नेगेटिव वैल्यू छोड़ेगा, वो ग्राफ से भी इजीली पता चलता है, तो बहुत ये इजी लिखा हुआ है तो पता चलेगा, ठीक है। अब कुछ और एक हाथ दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, एग्जाम्पल
कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये भी एकदम देख के पता चल रहा है कि आइडेंटिकल है कि नहीं है। इसकी डोमेन देख लो, इसकी डोमेन लिखोगे तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r माइनस वन और इसकी डोमेन है r, देयरफॉर नॉन आइडेंटिकल। सिंपल, डोमेन में ही बात खत्म हो गई, रेंज जाने की दिक्कत ही नहीं। क्या करोगे रेंज निकाल के, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल बताना है अपने को बस। हाँ, फिर और एक, सर यहाँ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते ना? डोमेन निकालने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकता मैनिपुलेशन, रेंज के लिए सोच सकता है, डोमेन के लिए नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके सर। हाँ, और जी एक्स मैंने लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बताओ ये, यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर डोमेन को देखा जाए तो डोमेन सेम नहीं है। फिर से डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे डोमेन आर आ जाएगी, यहाँ पे डोमेन की दिक्कत है। यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, राइट ना। पाई बाई टू नहीं हो सकता इसकी डोमेन में, तो टू एन प्लस वन पाई बाई टू को हटा दिया अपन ने, तो डोमेन डिफरेंट हो गई, तो नॉन आइडेंटिकल। अच्छा चलो, इसको देख के मेरे को और एक याद आ गया। ये तो बुक का ही एग्जाम्पल था, मेरे दिमाग में जो आया वो लिखे अभी, कि अगर मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू वन एंड जी एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी बात करें, आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल? सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन होता है। हाँ, तो अपन क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दी जल्दी के चक्कर में सोच लेते कि हाँ ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है और एफ एक्स भी वन है। तो जैसे ये सोचा तो वो गलती हो जाती, क्योंकि अपने को डोमेन पे ध्यान ही नहीं गया अपना, है ना। वो होता है जल्दी जल्दी में। इसकी डोमेन लिखी जाए तो जी की जो डोमेन है वो आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। चलो और एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी कर लिया, कि मुझे दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू। हाँ, ट्रिगो में वो होता ही है, वो ट्रिगो में गलती नॉर्मल है, डोमेन नहीं देखते और सोचना शुरू हो जाता है। एंड जी एक्स इज इक्वल टू, जी एक्स मैंने लिखा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू आर आइडेंटिकल। तो इसने बोल दिया कि ये आइडेंटिकल है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो अपन ने, इसने क्या बोला कि ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल है, आर आइडेंटिकल व्हेन। अब ये पूछ रहा है कि अगर आइडेंटिकल है तो ये बताओ कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये आइडेंटिकल है। तो व्हेन एक्स लाइज इन द इंटरवल, इन द इंटरवल। तो अपने पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए दे रखा है वन से टू, चलो सोच के बताओ अभी। ऑप्शन बी दे रखा है टू से इंफिनिटी, ऑप्शन सी दे रखा है टू से इंफिनिटी, और ऑप्शन डी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तीन चार लोग तो कम हो गए। तो कुछ भी नहीं करना अपने को, कि उसने बोला कि किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये आइडेंटिकल होंगे, तो तुम डोमेन निकालो और डोमेन आइडेंटिकल कराओ।
राइट। तो वेरी इजी, कैसे सोचा मैंने? अगेन सोल्यूशन, सबसे पहले आइडेंटिकल दे रखा है तो एफ एक्स की डोमेन देखो कितनी है, मुझे तो एक्स बताने किसके लिए आइडेंटिकल होगा, तो मैंने लॉग ऑफ एक्स माइनस वन और माइनस ऑफ लॉग एक्स माइनस टू इसका डोमेन देखा। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, इसका डोमेन निकालने के लिए क्या सोचना पड़ेगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट जीरो से बड़ा, बेस की तो दिक्कत ही नहीं है, एंड x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये बता रहा है x बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां से इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 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 इंफिनिटी। ये fx की बात हो गई, gx की बात कर लेते हैं, यही कर लेते हैं gx। gx कितना है, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, लॉग ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो यहाँ डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से तुम निकाल लो वेवी कर्व से, जिनको नहीं आता, वन टू प्लस माइनस प्लस, तो x कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। अब अगर इन दोनों को आइडेंटिकल होना है, जो कि उसने बोल रखा है कि आइडेंटिकल है, तो अपने को x कॉमन होने चाहिए, मतलब सेम x होने चाहिए, मतलब डोमेन सेम होनी चाहिए। तो दिख रहा है तुम्हें, अगर ये टू से इन्फिनिटी है तो इसको भी टू से इन्फिनिटी में डिफाइन होना पड़ेगा। सो देयरफॉर to be identical, x should belong to 2 से infinity। हाँ, सी, बी मत कर देना, बी में इंक्लूडेड है टू, वो तो गलत हो जाएगा। सो ये आंसर आ गया। ठीक है, वेरी इजी। तो आइडेंटिकल समझ गया, अभी बहुत इजी है। फिर क्या है, आई थिंक होमोजीनियस फंक्शन, एकदम छोटे छोटे टॉपिक बचे वो और करे, फिर मैं कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। होमोजेनियस फंक्शन थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते समय तुमने सीखा होगा। तो होमोजेनियस फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, अब ये आगे जाके यूज होगा, मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा यूज होता है, और भी कई कई यूज होगा। ठीक है, तो हमने लिखा होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को होमोजेनियस कब बोलेंगे, ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या, चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले। तो फंक्शन f ऑफ x कॉमा y, ठीक है, is called homogeneous, is called homogeneous, is called homogeneous of degree n, of degree n if अगर f ऑफ x की जगह मान लो मैंने लैम्बडा x कुछ रख दिया और y की जगह कुछ लैम्बडा y रख दिया, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाया तो दिस इज नथिंग बट अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो फॉर एग्जांपल किसी भी फंक्शन को दे दिया जाए अपने पास, तो हम उसमें क्या करेंगे कि वो होमोजेनियस है कि नहीं है चेक करने के लिए तुम उसमें x की जगह कुछ लैम्बडा x रखो, tx रखो, कुछ भी रखो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। और अगर तुम्हें लैम्बडा की कुछ पावर बाहर निकाल सकते हो तो वो होमोजेनियस बन जाएगा। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बहुत इजी हो गया ये, दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन। या चलो प्लस एक्स वाई भी जोड़ दिया तो ये भी होमोजेनियस है। तो बहुत इजीली दिख रहा है क्योंकि सबकी जगह सब डिग्री टू के टर्म्स दिख रहे हैं तुम्हें। तो अगर मैंने यहाँ पे f ऑफ कुछ लैम्बडा x सब्स्टिट्यूट किया एंड लैम्बडा y सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस इज लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लैम्बडा x इंटू लैम्बडा y। तो ये कितना आ रहा है, लैम्बडा स्क्वायर सब में से कॉमन, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दिस इज रिटर्न एज सम लैम्बडा टू द पावर ऑफ n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये होमोजेनियस हो गया और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 2। ये जो पावर में आता है लैम्बडा के, होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2, डिग्री 2 का होमोजेनियस फंक्शन है। नहीं समझा, कोई बात, चलो कुछ भी नहीं करना है। जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको होमोजेनियस है कि नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, इन प्लेस ऑफ एक्स लैम्बडा एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन प्लेस ऑफ वाई लैम्बडा वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा करने के बाद, हाँ लिख रहा हूं, चलो और एग्जांपल लेते हैं। मुझे लगा पहले पढ़ा होगा तुमने तो तुम्हें आता होगा। एनीवेज चलो, अगर मैंने फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या लिखे, चलो इस तरह से लिखा x प्लस 5y अपॉन 7x माइनस 3y, कुछ भी मैंने फंक्शन लिखा। तो इसमें क्या है कि ये फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं है ये बताना है मेरे को। तो होमोजेनियस है कि नहीं है ये बताने के लिए क्या है कि दैट इज जस्ट अ डेफिनेशन। मैं क्या करूंगा, x की जगह कुछ लैम्बडा x सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड y की जगह कुछ लैम्बडा y सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे मैंने x और y को ये सब्स्टिट्यूट किया तो फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ x की जगह लैम्बडा x डाला अपन ने और y की जगह लैम्बडा y। कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड में आ जाओ। x माइनस क्या लिखा हुआ है, x माइनस सॉरी x प्लस 5y, तो दिस इज लैम्बडा x प्लस 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा y। जहां जहां x दिख रहा है लैम्बडा x, जहां जहां y दिख रहा है लैम्बडा y, माइनस 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा y। ठीक है, अब यहां से तो क्या हो गया कि लैम्बडा ऊपर से भी कॉमन आ गया और नीचे से भी कॉमन आ गया। कोई बात नहीं, लैम्बडा कैंसिल हो गया तो चलेगा क्योंकि वो डिग्री 0 का होमोजेनियस इक्वेशन बनेगा। तो लैम्बडा कैंसिल, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ लैम्बडा टू द पावर ऑफ 0 इनटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो मैं जब x की जगह लैम्बडा x रख रहा हूं और लैम्बडा y सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इन प्लेस ऑफ y, तो इसको मैं लैम्बडा टू द पावर ऑफ n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। तो दिस इज होमोजेनियस। होमोजेनियस विथ डिग्री 0, डिग्री 0। ठीक है, हाँ। और आगे इसका डिस्कशन अपन जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब भी करेंगे। और क्या बचा याद करने दो। होमोजेनियस हो गया, फिर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट और बाउंडेड कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, चलो पहले बाउंडेड फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। ये सिर्फ क्या बोलते हैं डेफिनेशंस है जो कभी क्वेश्चंस में यूज हो जाती है, तो बस ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। 7 किधर गया, खा गया क्या मैं फिर से, हो सकता है खा गया। अरे हाँ खा गया, भूख लग रही है मेरे को तो खा गया मैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, बाउंडेड फंक्शन। वैसे भी फंक्शन मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, बस ये कुछ डेफिनेशंस मैंने पहले नहीं बताई थी तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ। हाँ पता है, होता है। हाँ, किसी भी फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कब बोलेंगे, अगर बाउंडेड का मतलब तुम इंग्लिश वर्ड है, तुम खुद ही सोचो कि वो किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में फंस जाए, बाउंड हो जाए। तो अ फंक्शन एफ एक्स is called bounded, is called bounded if there exist, ऐसा लिखा मैंने, if there exist a number m, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, a number m such that mod fx, mod of fx is less than m, less than equal to m,
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। तो हाँ, वो नॉन होमोजीनियस होगा। अगर लैम्बडा नहीं निकाल पाएगा कॉमन तो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। लिखो क्या एग्जांपल नॉन होमोजीनियस का, चलो लिख दूंगा अभी, रुक जा, दिखाई नहीं मैंने नॉन होमोजीनियस, कोई बात नहीं। तो a function fx is called bounded if there exists a number m such that mod fx is less than equal to m। तो इसको कैसे समझा जाए, अगर तुम इसको ग्राफिकली सोचोगे तो शायद जल्दी समझ में आएगा। देखो, अगर मैंने एग्जांपल लिखा, चलो रेंज लिखता हूं मैं किसी भी फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की मान लो रेंज है कुछ 3 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर फंक्शन की रेंज 3 से इंफिनिटी है तो सिंपल सी बात है कि इसका जो भी ग्राफ होगा वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, रेंज इंफिनिटी है ना, तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं बाउंडेड नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, मतलब एफ एक्स किन्हीं दो वैल्यूज में बाउंड नहीं हुआ। मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम का मतलब क्या है कि माइनस एम से एम के बीच में होना चाहिए था एफ एक्स, और एम नहीं, हेट्रोजीनियस कुछ नहीं होता। तो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन की रेंज 3 से इंफिनिटी डिफाइन की है, तो 3 से इंफिनिटी मतलब ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है, दिस इज अनबाउंडेड फंक्शन। क्यों अनबाउंडेड है? बिकॉज एफ एक्स की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है। तो अगर रेंज में कभी इंफिनिटी आ जाए ना, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो ऑटोमेटिकली अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा वो डिफाइंड नहीं है, ये मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है। और अगर मैंने किसी भी फंक्शन की रेंज मान लो इस तरह से बोल दिया, कुछ -5 से लेके 7, तो दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि ये -5 के 7 के बीच में बाउंड हो चुका है, बाउंडेड। हाँ, cos एंड साइन आर बाउंडेड, cos एंड साइन आर बाउंडेड बिकॉज -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो दीज साइन एंड cos विल बी बाउंडेड। ये भी बाउंडेड है। तो अब बाउंडेड अनबाउंडेड को अगर मैंने और थोड़ा सा सोचा ग्राफिकली, कैसे सोचा, तो इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी तो एक्सक्लूडेड ही होगा ना, इन्फिनिटी का कुछ भी मतलब नहीं होता है, वो थ्योरेटिकल चीज है जो लिखने में यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इन्फिनिटी हैज नो मीनिंग एज सच, वो सिर्फ मैथमेटिकली लिखने के लिए शो किया है। हाँ, तो ग्राफिकली कैसे सोच सकता हूं मैं इसको? बस ग्राफिकली ऐसे सोच सकता हूं कि अगर मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ कहां तक जा रहा है पता नहीं, या सिंपल क्वाड्रेटिक ले लो, है ना। क्वाड्रेटिक इज अनबाउंडेड। भाई क्यों अनबाउंडेड है? देखो क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वाड्रेटिक होगा, ये अनबाउंडेड इसलिए है, ग्राफिकली मैं ऐसे सोच सकता हूं कि अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, अगर मैं कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूं जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर जाए, तो मैं उसको अनबाउंडेड बोल सकता हूं। मतलब जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, जैसे दिस इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, और अगर मैंने कुछ इस तरह से बना दिया ग्राफ को, टैन का ले लेते ना, ठीक है, ये देखो, ये इन वैल्यूज के बीच में बाउंडेड है। तो अगर इस तरह का फंक्शन है तो दिस इज बाउंडेड फंक्शन। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि ये इन वैल्यूज के बीच में ही वेरी कर रहा है, तो दिस इज बाउंडेड। और इसको मैं ग्राफिकली क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दिखाऊं जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ही ना करे, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। वो समझने का तरीका है बस। हाँ, फाइनाइट रेंज होगी तो वो बाउंडेड फंक्शन होगा। हाँ, दैट इज करेक्ट, वो बोल सकते हो, क्योंकि ये यहाँ से वही समझ में आता है, बिकॉज -m टू +m लिखा हुआ है, तो वहां से वही समझ में आ रहा है कि अगर रेंज -इंफिनिटी +इंफिनिटी कुछ ना हो तो देन इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, चलो और क्या। हाँ, एक और चीज बची है, दैट इज समथिंग कॉल्ड, एक सेकंड रुक जाओ, एक और डेफिनेशन शायद बची होगी, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ग्राफ देखा जाए।
हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ, वो भी बताता हूँ, याद है मुझे, याद है। हाँ, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ये भी अगेन डेफिनेशन है जो लिख लेते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इसमें क्या है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन को एक्सप्लिसिट कब बोलूंगा, जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू कुछ x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि सारे जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक साइड है और डिपेंडेंट वेरिएबल y ऑन दी अदर साइड। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेटली लिख ही नहीं पाऊंगा। मतलब इक्वेशन के एक साइड में पूरे के पूरा x वेरिएबल और एक साइड में पूरे का पूरा y वेरिएबल, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो देन दैट इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, सॉरी गलत, ये भी एक्सप्लिसिट है, यहाँ पे होना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, नाउ दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। हाँ, भी बता रहा हूँ, दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये सॉरी, ये दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों इम्प्लिसिट है? क्योंकि मैं यहाँ पे y को एक तरफ रख के x को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन कि इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड एक्सप्लिसिट, तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हुआ कि if function can be expressed directly in terms of independent variable। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाए तो देन इट इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे तुम यहाँ पे देखो, y एक साइड, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ एक साइड में और डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे, तो वी कॉल्ड दिस एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। हाँ, लीनियर फंक्शन इज एक्सप्लिसिट क्योंकि लीनियर फंक्शन में y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू एक्स प्लस सी या y इक्वल टू एक्स प्लस जो भी लिखना चाहो, तो लीनियर फंक्शन को देखोगे दैट इज एक्सप्लिसिट। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर सेपरेट कर पाओ एक दोनों साइड में, तो देन इट इज एन एक्सप्लिसिट। उसी तरह से इम्प्लिसिट किसको बोलूंगा? इम्प्लिसिट उसको बोलूंगा जो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, वही एग्जांपल फिर से लिखा मैंने। तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। फिर अगर मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि तुम देखो राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सो अगेन चलो फिर इम्प्लिसिट लिख लेते हैं। तो इम्प्लिसिट को क्या लिख सकता हूं मैं? इम्प्लिसिट कैन बी कि जो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ फंक्शन cannot be expressed directly in terms of independent variable। अगर इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर पाए तो वो हो जाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने,
कुछ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख लेते कुछ c माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह का फंक्शन। हाँ, तो इसमें तुम देखो कि चलो नहीं, इसमें और कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ, कुछ a माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करो, इसमें क्या होगा ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम y इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x ऐसा लिख ही नहीं पाओगे। तो दैट इज वाई दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जहां पे अपन x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज वाई दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। वर्ड्स है, डेफिनेशन है, जो कभी यूज होंगी तो पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। हाँ, बस खत्म। ये अभी तक जितना मतलब आइडेंटिकल फंक्शन तक पढ़ा है मैंने और फंक्शनल रूल तक पढ़ा है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आना ही चाहिए। हाँ। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस चीजों का, जो मैं ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी जितना पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ ग्राफ्स हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से ग्राफ पे वापस आऊंगा और कुछ ग्राफ्स मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ग्राफ्स जिनको समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो तुम छोड़ भी सकते हो। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का ग्राफ, हाँ मतलब वही थे। जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि क्या अपन, हाँ जिनको समझ में आए समझ सकते हो, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, बट ठीक है। अगर मैंने सोचा कि क्या मैं ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स बना सकता हूँ, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स, सॉरी ln ऑफ फ्रैक्शनल एक्स, तो हाँ वो भी बताता हूँ, x प्लस वन बाई एक्स, ln x, ln ऑफ फ्रैक्शनल x, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल x है, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या इसका ग्राफ बना पाएंगे अपन? सोच सकते हैं कैसे। देखो अभी जितना अपन ने फंक्शन में पढ़ा ना, उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को देख के तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, और अगर है तो पीरियड बताओ इसका। पीरियोडिक विद पीरियड 1, नहीं पीरियोडिक है ना रे, फ्रैक्शनल एक्स पीरियोडिक है, मैंने बताया था ना, एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन पीरियोडिक होता है अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है। तो सिंस फ्रैक्शनल एक्स इज पीरियोडिक, तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। आई थिंक मैंने पढ़ाते समय ये क्लास में भी लिखा होगा। ठीक है, सो पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इक्वल टू 1। ठीक है, चलो अब अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 1 है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ रिपीट होगा, हर 1 इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट होगा। ये भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि इन एवरी 1 इंटरवल दिस ग्राफ विल बी रिपीटेड, जो भी इसका ग्राफ होगा वो रिपीट होते जाएगा। तो अगर अभी ये ग्राफ रिपीट होने वाला है, तो क्या करते हैं हम कि इसको सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में एनालाइज कर लेते हैं, राइट। तो आई कैन से दैट, एक मिनट रुको, हाँ, तो सिंस इट इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, तो आई कैन से दैट कि hence we can draw graph in 0 to 1। 0 to 1 के इंटरवल में ग्राफ बना लेते हैं, और जो 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनेगा वही रिपीट होते जाएगा। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो अगर 0 से 1 के बीच में ही बात चल रही है, तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फंक्शन विल बी कन्वर्टेड टू ln ऑफ x फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 1, है ना। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल x की वैल्यू x के बराबर होगी, तो मैंने इसको ln x लिख लिया। तो अब आई थिंक याद आ गया, अभी अपने को थोड़ा समझ में आ रहा है कि अपने को करना क्या है कि ln x का ग्राफ बना देते हैं 0 से 1 के बीच में। जो ln x का ग्राफ होगा 0 से 1 के बीच में, वही 0 से 1 के बीच में ln ऑफ फ्रैक्शनल x का होगा।
तो मुझे पता है कि अगर मैंने ln x का ग्राफ सोचा, x ये y एक्सिस, ठीक है। अब अभी तक तो ln x को याद कर लिया होगा, नहीं याद हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ln x कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ln x तभी चाहिए जब x 0 से 1 के बीच में, तो पता है ये वाला पॉइंट होता है 1, तो इसके ग्राफ को अपन यहां से पूरा रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ 0 से 1 के बीच में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया इसका ग्राफ। हाँ, अब ये 1,0 पॉइंट है, 1,0। अब तुम देखो कि 1 इंक्लूड नहीं कर सकते हो तुम इसमें। 1 क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 1 पे प्रॉब्लम क्या होगी कि इसकी डोमेन सोचो तुम, इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन को अगर हमने सोचा तो इसकी डोमेन में तुम्हें दिख रहा है कि इंटीजर नहीं आ सकता, क्योंकि इंटीजर पे फ्रैक्शनल एक्स क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, तो ln 0 तो डिफाइन नहीं होगा, तो यहां पे देयर विल बी एन ओपन सर्कल, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं हो सकता। अब क्या करना है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ बन गया, अब इसी को रिपीट मारते जाओ। अगर मैंने 1 से 2 में बनाना है तो ये इस तरह से आएगा, बस बन गया इसका ग्राफ ln फ्रैक्शनल एक्स का। इसी तरह से ये रिपीट होते जाएगा और ये पीछे भी जाएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि पीछे नहीं जाएगा, पीछे भी जाएगा ये, तो पीछे यहां से जाएगा ये -1 और यहां से इस तरह से, मतलब ये रिपीटेटिव नेचर का ग्राफ बन गया, क्योंकि पीरियड 1 था तो आफ्टर एवरी 1 इंटरवल इट इज रिपीटिंग, ठीक है। पढ़ाई छोड़ दे, क्यों छोड़ने तेरे को पढ़ाई, हाँ राइट। तो ये तो हो गया, तो पीरियोडिक नेचर का यूज करके आई कैन ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पीरियोडिक नेचर का यूज करके इसका ग्राफ बनाया। फिर अपन ग्राफ बना लेते हैं इसका, अच्छा ग्राफ याद नहीं तो, हाँ ग्राफ याद नहीं तो छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू मॉड cos x, मॉड सिर्फ मॉड cos x का तो बना लोगे, प्लस मॉड sin x, मॉड cos x प्लस मॉड sin x, इसका ग्राफ बनाना है। तो अगेन इसको पीरियोडिसिटी से सोचा जा सकता है। पीरियोडिसिटी से कैसे सोचेंगे, पीरियोडिसिटी से सोचने के लिए मेरे को कि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन राइट। कितना पीरियड है बताओ, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड बताओ, पीरियड बताओ, पीरियड पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 10 पाई, 15 पाई, अरे वाह सारे के सारे इंटेलिजेंट है, हाँ मतलब है ही कुछ लोग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई बाई 2, ठीक है। चलो तो फिर से वही कि इसका ग्राफ भी पाई बाई 2 में रिपीट होगा, पाई बाई 2 के इंटरवल में रिपीट होगा। चलो तो अब अगर पाई बाई 2 में रिपीट होना है तो अपन सिर्फ और सिर्फ 0 से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ को एनालाइज करते हैं, बाकी जगह रिपीट मार देंगे 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2, fx कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा cos x प्लस sin x, ठीक है। अब fx अगर cos x से sin x हो गया तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, बाकी सारा ग्राफ बन जाएगा। इसको मैनिपुलेट कर लिया थोड़ा अपन ने, तो इसको लिख लिया √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं ऐसे। आई थिंक ये मैनिपुलेशन सबको आता है, ठीक है, जिनका ध्यान है उनको तो आता ही है। तो √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। अब इसका ग्राफ बनाओ, बस इसको देख के हुए ना इसकी रेंज मत बता देना -√2 से √2, जैसे तुम इसकी रेंज बोलोगे -√2 से √2 तो तुम गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि मैंने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है, डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड,
तो मैं रेंज को -√2 से √2 नहीं बोल पाऊंगा। -√2 से √2 तभी बोलूं जब सारे x आ जाएंगे, मतलब पूरा साइकिल आ जाएगा एक साइन का। लेकिन रेंज -√2 से √2 बोलना गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि x 0 से π/2 के बीच में है, तो ये तो रेंज नहीं हो सकती इसकी। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी? तो इसकी रेंज को एनालाइज करने के लिए मैं गया, हाँ मैं गया इसके ग्राफ पे, इसके साइन के ग्राफ पे। तो साइन का ग्राफ, अच्छा इसका ग्राफ बना है, इस फंक्शन का ग्राफ √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/4, इसका ग्राफ कैसे बनाऊं? साइन के ग्राफ को शिफ्ट मारेंगे। साइन के ग्राफ को कितना शिफ्ट मारे? π/4 पीछे, π/4 पीछे शिफ्ट किया, तो π/4 अगर पीछे शिफ्ट किया तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट? ऐसा कुछ बनेगा, है ना? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये मैंने बनाया √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस π/4, इसका ग्राफ बन रहा है ये, ठीक है? हाँ अभी कर रहा हूँ ना, x 0 से π/2 है, पता है मुझे सारी चीजें, अभी मैं कर रहा हूँ उसी चीज को। तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन के ग्राफ को सोचा, तो दिस पॉइंट ये 0 था, तो जो 0 पे वैल्यू आ रही थी अब वो -π/4 पे आएगी, राइट? तो ये -π/4 वैल्यू है, ओके। तो अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो ये वैल्यू अब π/4 होगा, ये वैल्यू π/4 हो जाएगी, ठीक है? π/4 शिफ्ट हुआ है पीछे, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो ये √2 तक आएगा, राइट? हाँ x 0 से π/2 है, x 0 से π/2 है, x 0 से π/2 के बीच में ही एनालिसिस चल रहा है, बिकॉज पीरियोडिक फंक्शन है तो अपन 0 से π/2 के बीच में सोच रहे, फिर पूरे फंक्शन का ग्राफ रिपीट कर देंगे इन 0 to π/2, ठीक है? चलो, तो 0 पे वैल्यू दिख रही है अपने को, 0 पे ये वैल्यू आएगी, तो 0 पे कितनी वैल्यू आएगी? 1, ये 1 वैल्यू है, और π/2 यहाँ कहीं होगा, π/2 यहाँ कहीं होगा, तो π/2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? π/2 पे वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, π/2 पे आई थिंक आ जाएगी, कितनी आ रही है? 3π/4 अगेन, तो 1 आ जाएगा, ठीक है? तो इस फंक्शन की रेंज कितनी है फॉर 0 to π/2? For 0 to π/2 the range of the function is 1 to √2. So I can say that for x belonging to 0 to π/2, range of √2 sin x plus π/4, है ना? देखो तुम इस ग्राफ को देखो, यहां से मैंने बोला कि इतना पोर्शन ऑफ द ग्राफ मेरे काम का है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है, जो मैं यहाँ पे पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि 0 से π/2 में इतना ही ग्राफ काम का है। तो 0 से π/2, हाँ 0 से π/2 अगर इतना ही काम का है तो ये आ जाएगा, इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ √2 इज 1 to √2, ठीक है? 1 से √2 आ गई, हाँ 1 से √2 इंक्लूडेड, 1 से √2 इंक्लूडेड। तो अब अगर 1 से √2 इंक्लूडेड है तो तुम्हें क्या समझ में आया? देखो अभी मैं फिर से समझा रहा हूं कि cos x प्लस sin x अगर 0 से π/2 के बीच में सोचा जाए तो वो 1 से √2 के बीच में आएगा। तो बस यहां से समझ में आ गया कि जो fx प्लस मॉड का जो ग्राफ बनना था उसको अपन यहां पे अभी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 और ये √2, ठीक है? तो 0 से π/2 के बीच में कहां से कहां तक ग्राफ जा रहा था? ये 0, तो 0 से 2 के बीच में इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा था, राइट? ये π/2, देखो मैंने वो वाला ही ग्राफ बनाया, ये जो मैंने यहाँ पूरा ये हाईलाइटेड पोर्शन है ना, वो हाईलाइटेड पोर्शन मैंने नीचे बनाया। तो नीचे जो बनाया पोर्शन है दैट इज 0 to π/2, फिर आगे इसको शिफ्ट करो π/2 से पाई, ये बस ये फाइनली ग्राफ बन रहा है अपना
किसका? मॉड cos x प्लस मॉड sin x का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड cos x प्लस मॉड sin x। हाँ ठीक है, ये चलो फिर क्या बचा? अरे तुमको जाना तो नहीं है ना, बोर तो नहीं हो गए ना? अगर कोई ज्यादा हो जाए, बोर हो जाए तो बोल देना, नहीं तो मैं तो शुरू रहूंगा। पाई बाय 2 के बाद, सॉरी ये पाई बाय 2 के बाद मैंने फिर से पाई बाय 2 लिखा क्या? ये गलत है, ये पाई आएगा। पीरियोडिक फंक्शन था ना पाई बाय 2, तो ये देखो ये पीरियोडिक नेचर, यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ बना वो इसके आगे बना और वो इसके आगे बना, पीरियोडिक नेचर। गलत लिखा था मैंने पाई। बस कर दे। साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स का बता दो। तो सबसे पहले अभी उसको पीरियोडिक है कि नहीं है वो सोचना पड़ेगा। हाँ टॉपिक खत्म हो गया, जिनको जाना है जा सकते हो, टेंशन मत लो। दिस इज मतलब मैंने बोल दिया ना। हाँ नहीं, कुछ एक दो चीजें मैंने बोली थी वो बता देता हूँ, बस हो गया 5 मिनट और। हाँ प्रांजल तू उसको डोमेन और वो सोचना क्या बोलते हैं, वो पीरियोडिक है कि नहीं, ठीक है? तब तक किसी ने पूछा भी था और मैंने भी शायद बोला था कि मैं इसका ग्राफ बता दूंगा, x प्लस 1/x। हाँ हाँ बताता हूँ। हाँ जिनको जाना जा सकते हो। और एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन मैं ट्यूसडे को करूंगा और 2 का वेडनेसडे को। तो x प्लस 1/x का ग्राफ, इसका ग्राफ एक्चुअली ऐसे बनता है। और ये तो पॉजिटिव में बना, और नीचे कैसे बनता है? सर मतलब जो ग्राफ पीरियोडिक नहीं है उनका हम कुछ कर ही नहीं सकते, ग्राफ नहीं ड्रॉ कर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते रे। मैं तो जितना तूने पढ़ा उसका यूज करके थिंकिंग बताने की कोशिश की, राइट? ऐसा नहीं है, जब अपन एओडी पढ़ेंगे ना तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ लेंगे ना, तो उनका मतलब सारे फंक्शन का ग्राफ सोच पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीरियोडिक नहीं है उनका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है? दैट इज नॉट द केस। तो वो कंक्लूजन अभी के लिए सही नहीं होगा, बिकॉज देर आर थिंग्स जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, मतलब तुमने नहीं पढ़ी है, तो वो आगे आएगा। अभी तो जितना सोच सकता था उसके हिसाब से मैंने ये ग्राफ्स को ड्रॉ किया है, ठीक है? अच्छा अब x प्लस 1/x की अगर बात करें तो x प्लस 1/x ऑड फंक्शन है क्या? x प्लस 1/x इज एन ऑड फंक्शन, राइट? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1/x इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस? सॉरी, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा इसका ग्राफ। तो ओरिजिन के अबाउट जो सिमेट्रिक है वही मैंने ग्राफ बना रखा है। तुम जो मैंने ग्राफ बना रखा है उसको अगर ऑब्जर्व करो तो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये देखे ना तो ये y इक्वल टू एक्स इसकी असिम्प्टोट होती है। हाँ, और ये पॉइंट जो होता है दैट इज 1 कॉमा ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। हमने अगर x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव पे तुम सोच लो, x अगर मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव है तो इसकी रेंज क्या होगी? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से तुम्हें रेंज दिख रही है 2 से इंफिनिटी आ जाएगी, ठीक है? और अगर तुम्हें ये तुम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ समझ लो तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने के बाद तुम थर्ड क्वाड्रेंट वाला पोर्शन बना सकते हो। तो अगर मैंने fx इक्वल टू x प्लस 1/x सोचा तो इसको डिफरेंशिएट किया, तो सबसे पहले इसकी रेंज मेरे को पता है 2 से इंफिनिटी, है ना? वो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से आ जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
तो फंक्शन कहां से कहां इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो पता चल जाएगा। अगर मैंने एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 किया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे, दैट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इस पे इंक्रीज करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसके बीच में ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो देखो तुम 1 से इंफिनिटी ग्राफ को इंक्रीज करना है, ठीक है, और तुम्हें यह पता चल गया कि 2 से इंफिनिटी होना है। और अगर तुम f डैश एक्स लेस देन 0 करोगे तो f डैश एक्स लेस देन 0 तो क्या मिलेगा। ये सब अभी एओडी में पढ़ना अपने को, बट चलो अभी अपन ने कर लिया इसको, यहाँ पे इतना तो कर ही सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, इसके बीच में डिक्रीज करेगा। बट इसकी डोमेन को देखा जाए तो इसकी डोमेन में क्या है कि डोमेन इसका ये बोलता है कि r-0 होना चाहिए डोमेन। r-0 डोमेन होगी ना, 1 अपॉन एक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो r-0 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो अब इतना अगर समझ में आ गया मेरे, तो अब देखो इतनी चीजों के साथ ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। हाँ, मतलब कुछ पीरियोडिक होगा तो तुम ग्राफ बनाने की सोच सकते हो। यस राइट। तो मुझे क्या क्या पता है ग्राफ के बारे में, मैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ये जानता हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में सोच लोगे। तो मुझे पता है कि इसकी 1 पे वैल्यू तो 2 आएगी, और ये 2 से आगे आगे जाएगा। अब मुझे पता है 0 से 1 के बीच में ये डिक्रीज करेगा। और अगर मैंने x टेंडिंग टू 0 प्लस पे वैल्यू देखी तो fx को सोचो कितना आएगा, fx विल टेंड टू व्हाट, fx विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी, है ना। x प्लस 1/x अगर सोचा जाए तो प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो यहां से ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे कैसे जाएगा, आगे जाने के लिए इसको 1 से इंफिनिटी में इसको बढ़ते जाना है, इंक्रीज होने जाना है। तो ये आगे इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसी का सिमेट्रिक नेचर तुम ओरिजिन के अबाउट पीछे बना लो, -1 के बीच। तो ये -1 और ये -2, तो इसी तरह से तुम पीछे बना सकते हो कि ये इस तरह से जाएगा आगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन अंडरस्टैंड x प्लस 1/x। याद कर लो, मतलब होता है, कॉमनली यूज होने वाला फंक्शन है। याद रखा तो अच्छी बात है, नहीं भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बार रिपीट करो। हाँ देख, फिर से रिपीट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। हाँ, सबसे पहले x प्लस 1/x फंक्शन की डोमेन मैंने सोची r-0। फिर रेंज की बात करें, रेंज में दिक्कत है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते तो x और x अगर पॉजिटिव बोल दिया तो तू रेंज निकालने के लिए am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट यूज करके मेरे को ये बोल सकता है कि रेंज कितनी हो जाएगी, 2 से इंफिनिटी। इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, तो रेंज अगर 2 से इंफिनिटी है तो ग्राफ 2 से ऊपर ऊपर ही बनेगा। बढ़िया। अब अपन ये देख लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 पे ये कहां कहां बढ़ेगा और कहां कहां घटेगा। तो मैंने समझाया था कि तुम फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो जैसे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किया तो मेरे को क्या पता चलेगा, यहां से मुझे वो वैल्यूज ऑफ x पता चलेगी जहां पे फंक्शन इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो इंक्रीज करने वाला है, तो इंक्रीज करने के लिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव x पे ध्यान दिया, तो 1 से इंफिनिटी में फंक्शन बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैंने ये सोचा कि फंक्शन डिक्रीज कहां पे करेगा, तो डिक्रीज करने के लिए f डैश एक्स लेस देन 0। तो f डैश एक्स लेस देन 0 के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लेस देन 0। तो यहां से मेरे को -1 से 1 पता चला। फिर मैं सिर्फ पॉजिटिव x पे सोचता हूं, तो 0 से 1 ऐसा इंटरवल है जहां पे ये डिक्रीज करेगा। अब आ गए अपन फंक्शन पे। ठीक है, अभी अपने को क्या क्या पता है फिर से मैं बताता हूँ कैसे बनाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए अपन, अपने को 0 पता है, 1 पता है। तो 1 पे वैसे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, चलो हाँ, ये 1 वाला पॉइंट है, ये 1। अब मैं यहाँ पे 2 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं x को 0 से 1 के बीच में लेके जाऊंगा तो ग्राफ क्या करने वाला है, डिक्रीज।
एफ डैश एक्स से पता चला ना, ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए अब ये डिक्रीजिंग नेचर कहां से आएगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने एक्स को जरा सा बढ़ा दिया तो x प्लस वन बाय एक्स कहां टेंड करेगा, x प्लस वन बाय एक्स प्लस इंफिनिटी पे जाएगा। तो अगर ये प्लस इंफिनिटी पे जाने वाला है तो ये ग्राफ जहां अगर x के जस्ट बाजू में देखें तो ये ऊपर का ही होगा, फिर यहां से घटते 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 नीचे आया तो ये 2 तक ही आ सकता है, और 1 पे वैल्यू 2 होगी वो दिख रहा है, और 1 के बाद ये आगे बढ़ते जाने वाला है तो 1 से ये बढ़ते जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये ऊपर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। बस ठीक है, आप समझ गया होगा। समझा। समझा, ठीक है चलो। और इस पे डिस्कशन जो भी है अभी, और जब एक्सरसाइज 2 करेंगे जिस दिन, तो और जो मैं तुम्हें जो डाउट्स होंगे वो मेरे से पूछना, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक तो इसने क्या पूछा था, साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। इसको भी पीरियोडिक को करना वो ग्राफ, कौन सा पीरियोडिक, साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स का कितना पीरियड बता कितना आएगा। देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो पीरियड देखना पड़ेगा ना, उसमें कितना आएगा। x को पाई बाय 2 रखेंगे तो पाई बाय 2 प्लस एक्स, हाँ पीरियोडिक हो जाएगा, हाँ π/2। ठीक है। तो उसी के हिसाब से उसका ग्राफ बना देंगे, जब एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन करेंगे ना तब कर लेंगे उसको, ठीक है। ऑनलाइन ही होगा। चलो और आगे, और कुछ पूछना है किसी को अभी। हाँ अभी वेडनेसडे करेंगे एक्सरसाइज 2 और ट्यूसडे करेंगे एक्सरसाइज 1। जिन्होंने कर लिया होगा एक्सरसाइज 1 तुम 2 पे जा सकते हो, हाँ कर ही लिया होगा। एक्सरसाइज 1 सब करना है अभी, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं उसमें। और वो पहले वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। हाँ पहले वाले भी करने हैं अभी, मतलब वो हो जाएंगे, वो तुम देखना बहुत इजी होंगे, वो एक बार ट्राई करना, नहीं हुए तो मैं बता ही दूंगा। उस सिंपल फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ होंगे, बाकी तो इजी होंगे शायद, ठीक। ठीक है। टू हो गया तो 3 पे जा, 3 कर, 2 हो गया तो